नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ थी जीके टॉपिक वाइज सीरीज़। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज से हम इस सीरीज़ के अंदर आधुनिक भारत को शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे, उसमें आपकी एक दो वीडियोस बची हैं, दक्षिण भारत के कुछ वंश बचे हैं, उसके बाद आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आधुनिक भारत शुरू कर रहे हैं और इसी के साथ काफ़ी जल्दी हम जो मध्यकालीन भारत है उसका भी शुरू करेंगे। आधुनिक भारत से आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम इसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत आने वाले जो प्रमुख यूरोपीय देश थे उनके बारे में बात करेंगे, वो किस क्रम में भारत आए और फिर उनके बारे में पर्टिकुलर विस्तार से हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने भारत के अंदर आके क्या क्या किया और क्या क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, अलग अलग बुक से मैंने इन सभी को कलेक्ट किया है और आपका इस वीडियो को देखने के बाद यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न कभी भी नहीं फंसेगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नोट्स जो मैंने बनाए हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाए हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको कम टाइम पे ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत आने का क्रम। तो देखिए, भारत जो यूरोपीय देश आए थे, काफ़ी सारे देश आए थे जिनमें पुर्तगाली भी थे, डच हो गए, आपके अंग्रेज़ हो गए, फ्रांस हो गए, इसके अलावा डेनमार्क भारत आया था, स्वीडिश कंपनी जो थी ये भी भारत आई थी। लेकिन हमारे जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन चारों से पूछे जाते हैं। इन चारों को ही हम विस्तार से पढ़ेंगे और जो अदर देश हैं जो भारत आए थे उनको हम वन लाइनर में कवर कर लेंगे। ठीक है, इन चारों में कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको इन चारों का क्रम याद रखना है। इन चारों में सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज़ और फिर आए थे फ्रांस। तो यह आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो में हम पुर्तगाली और डचों के बारे में पूरी जानकारी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि पुर्तगालियों से जुड़े हुए जितने भी आपके फैक्ट यहाँ से बनते हैं सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वही चीज़ डचों के साथ है। तो क्रम याद रखना है और अगर साल पूछेगा तो साल भी आप याद रख सकते हैं। पुर्तगाली ये कब आए थे? ये आए थे आपके 1498 में। डच जो कंपनी थी ये आपकी आई थी 1595 में। अंग्रेज़ ये 1600 में आए, जबकि फ्रांस आपके 1664 में आए। आज के वीडियो में हम पुर्तगाली और डचों के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पुर्तगालियों की बात करें तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं घुमा घुमा कर। पहला प्रश्न पूछेगा आपको, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय देश कौन था? पुर्तगाली था। भारत आने का समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? पुर्तगालियों ने करी। भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध किस यूरोपीय देश ने स्थापित किए? पुर्तगाली ने किए। एक ही क्वेश्चन है लेकिन घुमा घुमा कर पूछेगा तो आपको अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, पहला पुर्तगाली जो भारत आया था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके यात्रा में जो सहयोग किया था वो अब्दुल मनीद नाम का कोई गुजराती नाविक था, उसके द्वारा इसका सहयोग किया गया। जैसा मैंने आपको बताया, पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट्स बनाए हैं और कहानी के तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके 5 पॉइंट में कितने क्वेश्चन कवर हो गए। वास्को डी गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट बंदरगाह पर उतरा। इसका यात्रा में सहयोग अब्दुल मनीद नाम का एक गुजराती नाविक था, उसने किया। और इसका वहाँ पे स्वागत, जब ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा, इसका स्वागत किया वहाँ के राजा जमोरीन ने। तो दो प्रश्न बनते हैं। पहला, इसका यात्रा में सहयोग किसने किया? अब्दुल मनीद ने। इस मनीद को कहीं पर मलही भी लिखा गया है तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही नाम है। और इसका स्वागत किसने किया? राजा जमोरीन ने। ठीक है, तो अभी तक ये सारे फैक्ट हो गए। नोट जरूर बनाते हुए चलें और साथ ही क्वेश्चन की फॉर्म में इनको आप लिखते हुए चलें। आगे बात करते हैं, जब ये भारत में आया राजा जमोरीन ने इसका स्वागत किया। यहाँ से फिर ये मसाले लेकर वापस गया और उन मसालों को इसने यूरोप में जाकर बेचा। और ऐसा कहा जाता है कि भारत आने का जो पूरा इसका खर्चा था आने और जाने का, उसको निकाल कर 60 गुना ज़्यादा इसको यहाँ पर फ़ायदा हुआ। यानी कि वो खर्चा तो कवर हुआ ही हुआ, उसके अलावा 60 गुना इसको मुनाफा हुआ। यहीं से भारत आने का जो सारे यूरोपीय देश थे उन्होंने अपना मन बनाया। अब आगे हुआ क्या वो जानते हैं। सबसे पहले कितना गुना फ़ायदा हुआ, क्या पता कभी पूछ ले, तो याद रखना 60 गुना ज़्यादा इसको फ़ायदा हुआ था मसालों के व्यापार से। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? क्वेश्चन बनता है। तो वास्को डी गामा कुल मिलाकर 3 बार भारत आया था। पहली बार 1498 में आया, उसके बाद ये भारत 1502 में आया और उसके बाद
1524 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर ये भारत में आया था। तो ये भी ध्यान रखना, जो वास्को डी गामा है इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत की खोज किसने करी, प्रश्न बनता है वास्को डी गामा ने। तो ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर कब आया था, 1524 में ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। अब बात करेंगे आगे। देखिए, पहला पुर्तगाली जो भारत आया वो है वास्को डी गामा। दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, तो पेड्रो अल्वारेज ये दूसरा पुर्तगाली है जो कि 1500 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारे लिए यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पुर्तगालियों की जो पहली व्यापारिक कोठी या दुर्ग थी इन्होंने कब स्थापित करी और कहाँ पर स्थापित करी। भारत तो ये 98 से आने लग गए थे, लेकिन इनकी जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो स्थापित होती है 1503 में कोचीन में। अब इसको कहानी के रूप में समझिए। देखिए, सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में आया। ये आया यहाँ से मसाले लेकर गया, इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, 60 गुना इसको मुनाफा हुआ। अगले 2 साल बाद पेड्रो अल्वारेज भारत आया, इसने भी सेम चीज़ करी, यहाँ से लेकर गया, वहाँ जाकर बेचा, यूरोप में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। फिर 1502 में दोबारा से ये भारत आया, फिर से लेकर गया, फिर से इसको मुनाफा हुआ। अब पुर्तगाली समझ गए कि भारत में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा हो सकता है। 1502 के बाद जब वास्को डी गामा दोबारा आया, अब अगले साल ये अपनी यहाँ पे पहली कोठी यहाँ पे स्थापित करेंगे। ठीक है, पुर्तगालियों ने पहली कोठी स्थापित करी कोचीन यानी कि केरल में 1503 में। आगे बात करते हैं। देखिए, इन्होंने अपनी पहला किला या कोठी स्थापित कर दी 1503 में। अब ये यहाँ से अपने गवर्नर को भेजना शुरू करेंगे। तो पूछा जाता है पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर ये था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 में गवर्नर बन के भारत आया था। फैक्ट्री की बात करें तो इनकी 1503 में लग गई थी, लेकिन पहला पुर्तगाली गवर्नर, इसका नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में ये भारत आया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का संस्थापक किसको माना जाता है, ये भी इसी को माना जाता है। तो याद रखना, पहला पुर्तगाली यात्री पूछेगा वास्को डी गामा, गवर्नर पूछेगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, और भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। अगला पॉइंट है ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए, जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था ये पूरे हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इसके लिए इसने एक नीति को अपनाया जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि जो पूरा समुद्र होगा उसके ऊपर अधिकार किसका माना जाता था, उस समय पुर्तगालियों का माना जाता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो याद रखना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ठीक है, चलिए, इसके बाद अल्मीड़ा के बाद जो गवर्नर बन के आता है वो है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा संस्थापक कौन है तो अल्मीड़ा, लेकिन पूछेगा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये 1503 में भारत आया। 1509 में ये गवर्नर या वॉइसरॉय बनाया गया। ठीक है, अल्बुकर्क वॉइसरॉय कब बना, ये गवर्नर कब बना पुर्तगालियों का, ये बना 1509 में, और 1515 तक ये पुर्तगाली गवर्नर भारत के अंदर रहा, और इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, ये फैक्ट हैं आपके अल्बुकर्क से। अगला पॉइंट क्या कहता है, 1510 में इसने गोवा जीता, यूसुफ आदिल शाह को इसने हराया। देखिए, जो गोवा था उस समय बीजापुर का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसके अंडर में था गोवा, लेकिन जो ये अल्बुकर्क था इसने 1510 में गोवा को जीत लिया। तो प्रश्न बनता है कि गोवा को यूसुफ आदिल शाह से किसने जीता, अल्बुकर्क ने जीता। कब जीता, 1510 में जीता। अल्बुकर्क ने गोवा किससे जीता, यूसुफ आदिल शाह से, या फिर जब इसने गोवा जीता उस समय बीजापुर का शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह। तो देखिए, 2 लाइन है लेकिन क्वेश्चन कितने सारे आपके यहाँ पर बने, इसलिए मैंने प्रॉपर नोट्स यहाँ पर बनाए हैं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपके सभी प्रश्न यहाँ पे हो जाएं और आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में आपके ना फंसे। बात हो गई गोवा इसने जीत लिया। गोवा जीतने में अल्बुकर्क का तिमैया नाम का कोई हिंदू था, इसने इसका सहयोग किया। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में जो शासन कर रहे थे कृष्णदेव राय, उसने भी इनकी मदद करी यहाँ पर गोवा को जीतने में। तो विजयनगर साम्राज्य ने भी मदद करी। इसके अलावा तिमैया नाम का कोई व्यक्ति था, इसने भी अल्बुकर्क की सहायता करी गोवा जीतने में। अगला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोवा को राजधानी बनाया किसने, तो देखिए नीनो डी कुन्हा, ये 1530 में इसने गोवा को
पुर्तगाली जो यहाँ पे पूरा बोल सकते हैं कि कंपनी थी या मेन पुर्तगाली केंद्र था, उसकी राजधानी इसने गोवा को बनाया। इससे पहले राजधानी कहाँ पर थी पुर्तगालियों की? वो थी कोचीन में, ठीक है, कोचीन में, जहाँ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। लेकिन 1530 में नीनो डी कुन्हा ये पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा को राजधानी बनाया। तो गोवा से आपके दो प्रश्न हो गए। गोवा जीता किसने था? ये जीता अल्बुकर्क ने। लेकिन राजधानी किसने बनाया? कुन्हा ने इसको राजधानी बनाया। कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बना 1529 में और 1538 तक ये गवर्नर रहा था। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोवा जीतने वाला गवर्नर कौन था और गोवा को राजधानी बनाने वाला गवर्नर कौन था, दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद हुआ क्या? देखिए शासनकाल अभी किसका चल रहा है? कुन्हा का। मैंने बताया ना 29 से लेकर 1529 से लेकर 38 तक शासन कौन करेगा? कुन्हा करेगा। तो उसी के शासनकाल में 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर कब्जा कर दिया। 1559 में इन्होंने दमन के ऊपर कब्जा कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधा आपको फैक्ट बेस पे क्वेश्चन बनेगा। पुर्तगालियों द्वारा दमन पर कब्जा कब किया गया? 1559। द्वीप पर कब्जा कब किया गया? 1535। और इस तरह गोवा, दमन और दीव ये सभी किसके अधिकार में चले गए? गोवा 1510 में चला गया, दमन 1559 में, दीव आपका 1535 में। और ये जो जगह थी पुर्तगालियों के अंडर में गई 19 दिसंबर 1961 तक यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा दमन पे पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? 1559 में। कब तक अधिकार रखा? 1961 तक, ठीक है। यही चीज़ आपके दीव के साथ भी है और गोवा के साथ भी है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय भी पुर्तगाली थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। देखिए 1632 का शासन टाइम चल रहा था। मुगल बादशाह उस समय शाहजहां था और हुगली को इन्होंने पुर्तगालियों ने एक केंद्र बना दिया था। इनकी सेना यहाँ पर रहती थी और जो भी उस समय बंगाल की खाड़ी के अंदर कोई भी व्यापारी जो जहाज जाता था ये उसको लूट लेते थे पुर्तगाली। तो इससे शाहजहां काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ और शाहजहां ने इन्हें हुगली से बाहर कर दिया। तो आपको प्रश्न बनेगा पुर्तगालियों को हुगली से बाहर किसने निकाला? वो निकाला शाहजहां ने 1632 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमने पुर्तगालियों से बात करी। अब विजयनगर आने वाले कुछ प्रमुख पुर्तगाली यात्री हैं, इनके बारे में भी बात करते हैं। प्रश्न बनता है डोमिंगो पयास कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था और यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कृष्णदेव राय। इसके अलावा बारबोसा ये भी पुर्तगाल से आया था और ये भी आपका कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इसके अलावा एक और पुर्तगाली यात्री है जिसका नाम है नूनीज। तो ये भी आपका अच्युत रॉय के दरबार में आया था, ठीक है। अच्युत रॉय के दरबार में लगभग 1535 में ये आया था। उस समय कृष्णदेव राय की मृत्यु हो चुकी थी। हो सकता है कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी रहा हो। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों पुर्तगाली यात्री हैं जो कि भारत में आए थे, विजयनगर साम्राज्य में ये गए थे। अब बात करते हैं पुर्तगालियों से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को माना जाता है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई 1556 में। इसके अलावा भारत में तंबाकू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई? ये भी पुर्तगालियों ने शुरू करी। और जहाज निर्माण की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में शुरू किया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसको माना जाता है? तंबाकू की खेती किसने शुरू करी? जहाज निर्माण किसने शुरू करे? ये सब शुरू करे आपके पुर्तगालियों ने, ठीक है। अब पुर्तगाली खुद को कहते थे समुद्र का स्वामी। देखिए सभी पॉइंट को मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो आप भी पेशेंस के साथ देखें और अच्छे से इनको नोट्स बनाएं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। आपके सभी पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे और आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखिए पुर्तगालियों ने अपने आप को समुद्र का स्वामी कहा था। तो प्रश्न आपको बन सकता है इनमें से किस यूरोपीय शक्ति अपने आप को समुद्र का स्वामी कहती थी? तो वो थी आपके पुर्तगाली। हम बात करें अगर कि पुर्तगालियों का भारत में पतन किस तरीके से हुआ, कोई विशेष इनका वर्णन नहीं मिलता है कि जैसे आपका मिलता है कि डचों के लिए, डचों का मिलता है कि वेदरा का युद्ध होता है, डच बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। इसी प्रकार फ्रांस का मिलता है कि वानडिवाश का युद्ध होता है, फ्रांस हार जाते हैं। पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है कि देखिए सबसे पहले 1556 तक 60 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कहानी आती है 1612 में। 1612 में सूरत के नज़दीक एक जगह है, एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है स्वाली।
तो सवाली का युद्ध लड़ा जाता है 1612 में, ये पुर्तगालियों के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के मध्य में 1612 में सवाली का युद्ध लड़ा जाता है। तो ध्यान रखना, सवाली का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के मध्य में। इस युद्ध में पुर्तगाली पराजित हुए थे। ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है पुर्तगालियों का भारत से हटने का, वो है आपका अगला साल 1661। 1661 में जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी वहाँ की कैथरीन ब्रगेंजा, उसकी शादी हो जाती है ब्रिटेन का जो प्रिंस था चार्ल्स द्वितीय उसके साथ। और जब ये शादी हो जाती है, वैवाहिक संबंध वहाँ पे स्थापित हो जाते हैं, तो उसके बाद पुर्तगाली खुद को ही पीछे कर लेते हैं। वो अंग्रेज़ों से क्यों लड़ाई करेंगे? ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं कि पुर्तगाली फिर ज़्यादा भारत में ये अपना वर्चस्व नहीं फैलाते, दमन, गोवा और द्वीप तक ही ये अपने आप को सीमित रखते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना, सवाली का युद्ध 1612 में, और जो वो शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय की, वो थी 1661 में। ठीक है, चलिए, ये थे पुर्तगालियों की बात। पुर्तगालियों से जुड़े हुए हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर देखा। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। संस्थापक कौन था पुर्तगालियों का? वास्तविक संस्थापक अगर बात की जाए, अगर सिर्फ संस्थापक की बात की जाए, तो वो था आपका अल्मीडा, पहला पुर्तगाली गवर्नर। इसने भारत के अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। इसके बाद गवर्नर बन के आता है फ्रांसिस, जो अल्बुकर्क था। ठीक है, 1509 में ये पुर्तगाली गवर्नर बना। 1510 में उसने गोवा को जीता बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। गोवा जीतने में उसकी एक व्यक्ति ने मदद करी जिसका नाम था तिमैया। ठीक है, इसके अलावा गोवा को राजधानी किसने बनाया? तो निन्हो डी कुन्हा नाम का जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसने 1530 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसके बाद इन्होंने 1535 में दीव को जीता, 1559 में दमन को जीता, जो कि इनके अधिकार में रहा 1961 तक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको लेकर। अब बात करेंगे भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति की। ये थे आपके डच, जिनको हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी? ये डच थी। पहला डच कौन था जो भारत आया? इसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन 1595 में भारत आता है, और यहाँ पर देखिए 1595 में भारत आया, लेकिन ये मुख्य रूप से भारत में नहीं आया, ये गया इंडोनेशिया की साइड में। इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, वहाँ पर ये पहुँचा। उसके बाद धीरे धीरे ये भारत में आया था। ठीक है, तो जो ये पहला भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन है? नाम याद रखना है केवल, कार्नेलियन हाउटमैन, जो कि 1595 में भारत आया। डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना कब करी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1602 में। यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए, जो अंग्रेज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है आपकी 1600 में। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। यानी कि भारत आने वाली दूसरे यूरोपीय शक्ति जरूर डच थे, लेकिन डचों से पहले कंपनी किसने स्थापित कर ली थी? अंग्रेजों ने स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो डचों ने अपनी कंपनी स्थापित करी 1602 में। 1605 में इन्होंने पहली कोठी यहाँ पर बनाई मसूलीपट्टनम के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पर आता है आपका? ये आता है आपका आंध्र प्रदेश में। अब वो हमने पढ़ा था ना कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी? तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित करी 1503 में। इसी प्रकार डचों की जो पहली कोठी थी, ये इन्होंने स्थापित करी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में। इनसे और आपके क्या क्या प्रश्न बनते हैं? देखिए, भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखे थे? औद्योगिक वेतन भोगी यानी कि जो कर्मचारी होते थे उनको ये तनख्वाह देते थे। भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी डचों ने ही रखे थे, और इन्होंने स्वर्ण सिक्के भी जारी किए, और इनके स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था। तो प्रश्न बन सकता है, किस यूरोपीय शक्ति के सोने के सिक्कों को पैगोडा कहते थे? तो ये डचों के सोने के सिक्कों को कहा जाता था। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते हैं। डचों से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पुर्तगालियों से बनते हैं, सारे क्वेश्चन हमने ऊपर देखे। इसके अलावा अंग्रेज़ों से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा, अंग्रेज़ तो हमको पूरा 1947 तक पढ़ना ही है, और फ्रांस से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। डचों से आपका मैंने बताया जितना अभी तक इतना है, आपने इनको पढ़ा। इसके बाद अंतिम पॉइंट जो है वो ये है, डच और ब्रिटेन के बीच होता है वेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में होता है, जिस युद्ध में डच जो है बुरी कदर पराजित हो जाते हैं और भारत में लगभग ये समाप्त हो जाते हैं। डचों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आप बताएंगे वेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में लड़ा गया अंग्रेज़ों और डचों के मध्य में। अंग्रेज़ों का नेतृत्व इस युद्ध के अंदर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था।
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट डचों से आपको याद रखना है। क्या है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी? वो थी डच। ठीक है। कब आते हैं भारत में? 1595 में। पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया? कार्नेलियन हाउटमैन 1595 में सुमात्रा पहुंचा था, यानी कि भारत ये आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, और अपनी जो ये पहली कोठी बनाते हैं, ये बनाते हैं मसूलीपट्टनम में 1605 में। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात करी कि भारत के अंदर पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखे? ये डचों ने रखे। और डचों के पतन का हमने कारण जाना कि वेदरा का युद्ध होता है 1759 में, जिसमें अंग्रेज इनको बुरी कदर हरा देते हैं। ये डचों के पतन का कारण था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात करी डचों के बारे में और पुर्तगालियों के बारे में। काफ़ी सारे हमने यहाँ पे फैक्ट देखे। केवल हमने फैक्ट देखे, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगता है कि केवल फैक्ट हम पढ़ें। एक्स्ट्रा कहानी जो है वो मैंने आपको साथ साथ में बताई, कहानी के तौर पर बताया, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। लेकिन अगर आप नोट्स भी बनाते हैं इसके, तो काफ़ी अच्छे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए। केवल फैक्ट को मैंने यहाँ पर लिया ताकि आपका कम टाइम पे आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सके। मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि आप जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, चाहे बुक से पढ़ते हो चाहे वीडियो से पढ़ते हो, हमेशा अपना आउटपुट देखा कीजिए कि आपने जितना टाइम दिया उस चीज़ को, उतना आपको वापस मिला या नहीं मिला। हमारे चैनल पर आपको हमेशा जितना टाइम आप देते हैं उससे ज़्यादा ही आपको वापस मिलता है। तो अपना सपोर्ट इस सीरीज़ को करते रहें। आपके सपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये सीरीज़ हमारी कितने दिनों में कंप्लीट होगी। अगर आप अच्छे से इसको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी जल्दी हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर जाएंगे और फिर हम पॉलिटी और भूगोल की तरफ और अर्थशास्त्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं, और उनसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स।